Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are studying the 15th chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Care and Maintenance of Fabrics in Institutions. And this video is going to be part 2 of this chapter. So अगर अभी तक आपने part 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। इस चैप्टर में अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें हमने जाना था कि केयर एंड मेंटेनेंस क्यों इम्पॉर्टेंट होती है फैब्रिक की और कैसे हम फैब्रिक की केयर कर सकते हैं, उनको मेंटेन करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बेसिक कंसेप्ट्स में पढ़ा था कि फैब्रिक की केयर और मेंटेनेंस के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 इक्विपमेंट्स थे। कौन कौन से? वॉशिंग इक्विपमेंट, ड्राइंग इक्विपमेंट, आयरनिंग एंड प्रेसिंग इक्विपमेंट, जिसमें से पार्ट 1 में हमने वॉशिंग इक्विपमेंट और ड्राइंग इक्विपमेंट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आयरनिंग प्रेसिंग इक्विपमेंट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है आयरनिंग एंड हॉट प्रेसिंग। Most households have an iron and a temporary or permanent place for work. Ironing is the process of smoothing out wrinkles created with use or during washing. देखो, लगभग हर घर में एक आयरन होता है और एक जगह होती है, चाहे वो टेम्पररी जगह हो या परमानेंट जगह हो, जहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं, आयरनिंग करते हैं। ठीक है, आयरनिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम व्रिंकल्स को ख़त्म करते हैं। कपड़ों पे हो सकता है, अगर हम लगातार कपड़ों को यूज़ कर रहे हैं तो व्रिंकल आ जाते हैं, धुलाई के बाद भी कपड़ों पे व्रिंकल आ जाते हैं। तो आयरनिंग के थ्रू हम उन व्रिंकल्स को ख़त्म करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कपड़ों को फोल्ड करते हैं, उन पे क्रीजेस लगाते हैं, और ये भी आयरन से ही होता है। ये सारा काम भी हम आयरन से ही करते हैं। उसके बाद बताया गया है कि आयरन में हम टेम्परेचर को एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन्स आ गए हैं। ठीक है, जिसमें एक थर्मोस्टेट होता है जहाँ पे आप टेम्परेचर को फैब्रिक के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि ये जो आयरन होता है जो हम घर पे यूज़ करते हैं, इसका वेट लगभग 1.5 से 3.5 केजीज तक होता है। घर पे यूज़ करने के लिए हम लाइट वेट के आयरन का ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारे हैवियर आर्टिकल्स होते हैं, जैसे जो हमारे हैवी कपड़े हो गए, जैसे कर्टन हो गया, बेड शीट्स हो गई, तो इनके लिए हैवी आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी होता है कि हम धोबी के पास भी इन फैब्रिक्स को भेज देते हैं आयरनिंग के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा गया है, थ्रू इन मोस्ट केसेस द हीटिंग इज with electricity in India, one can still see some charcoal irons. Charcoal iron is like a metal box with a lid in which live coal pieces are put to heat the iron. यहाँ पे वो कोयले वाले आयरन की बात हो रही है जो पुराने टाइम में इंडिया में यूज़ होता था या अभी भी इंडिया में यूज़ होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो आयरन होता है उसमें क्या किया जाता है, कोयले को डाल दिया जाता है। लोहे का पूरा आयरन होता है और उसमें कोयले को डाल दिया जाता है, जलता हुआ कोयला डाला जाता है, और उसके बाद प्रेस किया जाता है, कपड़ों को आयरनिंग की जाती है कपड़ों की। तो उसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अपैरल एंड आर्टिकल्स ऑफ हाउस होल्ड यूजेज विद इन द फैमिली मे बी डन एट डिफरेंट लेवल्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हाउस होल्ड यूजेज होते हैं, मतलब ऐसे कपड़े जो हम घर पे यूज़ करते हैं, उनकी केयर एंड मेंटेनेंस डिफरेंट तरह से हम कर सकते हैं। हाउस होल्ड लॉन्ड्री टेक्स केयर ऑफ क्लोथिंग एंड स्मॉल आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़। डेली यूज़ के कपड़ों को हम घर पे ही धो लेते हैं। उसके अलावा जो हमारे हैवी कपड़े होते हैं या जो हमारे ऐसे कपड़े होते हैं जो कि थोड़े स्पेशल होते हैं, स्पेशल यूज़ के लिए हमने ख़रीदे होते हैं, उनको हम कॉमर्शियल लॉन्ड्रीज़ में दे देते हैं। कॉमर्शियल लॉन्ड्रीज़ मतलब ऐसी जो दुकानें होती हैं ना जहाँ पे धुलाई की जाती हैं, ड्राई वॉश किया जाता है, वहाँ पे हम इन कपड़ों को दे देते हैं। समटाइम्स सर्विसेज आर हायर्ड ऑफ इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स हु कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम हाउस होल्ड फॉर वॉशिंग एंड और आयरनिंग एंड फिनिशिंग। कभी कभी कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, घर घर जाके कपड़ा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको आयरनिंग करके उसकी फिनिशिंग करके वापस
घर में दे आते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम धोबी बोलते हैं। और इनके पास एक स्पेशल प्लेस भी होती है जहाँ पे ये कपड़ों को धुलते हैं, आयरनिंग करते हैं। उसको क्या बोला जाता है? उसको धोबी घाट बोला जाता है। ठीक है। The concept of individual workers grew up into laundries और ड्राई क्लीनिंग शॉप्स। देखो, पहले धोबीज होते थे, धोबी घाट पे वो कपड़े धोते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ लॉन्ड्रीज खुल गई, ड्राई क्लीनिंग शॉप्स खुल गई, जहाँ पे हम जाते हैं, अपना कपड़ा देते हैं और कुछ दिन बाद उसको वापस जाके फिर कलेक्ट कर लेते हैं। होता है ऐसा। द कस्टमर मे बी एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। तो जो कस्टमर्स होते हैं, जो ड्राई क्लीनिंग की शॉप्स पे जाते हैं, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। जैसे होता है ना, जो होटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, पूरे के पूरे कपड़े एक साथ ड्राई क्लीन वाली शॉप में या लॉन्ड्रीज में भिजवा दिए जाते हैं, फिर वापस उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है। तो ड्राई क्लीनिंग की शॉप पे इंडिविजुअल्स भी आते हैं और पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे अपने कपड़े देता है धुलने के लिए। ठीक है। बिगर लॉन्ड्रीज ऑफन हैव सेवरल सेंटर्स और शॉप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। जो बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज होती हैं या जो बड़ी बड़ी ड्राई क्लीनिंग की शॉप्स होती हैं, उनके कई सारे और सेंटर्स भी होते हैं जो सिटी में पूरी तरह से फैले होते हैं। सम लॉन्ड्रीज ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड फ्रॉम द कस्टमर। देखो, कुछ लॉन्ड्रीज ऐसी भी होती हैं जो ट्रांसपोर्ट सर्विस भी देती हैं, कि वो खुद जाके कस्टमर से कपड़े कलेक्ट करती हैं और फिर वापस उनको धुल के कस्टमर को पहुंचा देती है। दिस इज़ स्पेशली सो in the case of institutions like hotels, small hotels, restaurant and also small hospitals and nursing homes। तो ये जो चीज़ होती है, जो ये ट्रांसपोर्ट वाली सर्विस होती है, ये स्पेशली इंस्टीट्यूशंस को दी जाती है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए। ठीक है। The commercial laundries are organized in different sections. Each section deals with a specific job such as washing, water extraction, drying, pressing and ironing। देखो, जो हमारी कॉमर्शियल लॉन्ड्रीज होती हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सेक्शन बांट दिए जाते हैं और हर सेक्शन का अलग अलग काम होता है। किसी का काम होता है धुलाई करना, किसी का काम होता है सुखाना कपड़े को, आयरन करना किसी का भी काम हो सकता है। Some laundries may have a separate section for hospitals and institutional work and another for individual and person work। देखो, कुछ लॉन्ड्रीज ऐसी भी होती हैं जिनके पास ऐसे दो सेक्शन बटे होते हैं, जहाँ पे एक सेक्शन में वो क्या करती हैं, हॉस्पिटल्स को और इंस्टीट्यूशंस को सर्विसेज देती हैं, और दूसरे सेक्शन में वो क्या करती हैं, किसी इंडिविजुअल को सर्विस देती हैं। ठीक है। They also may have separate sections for dry cleaning for fiber specific article like woolen, silks and synthetics and for special articles like blanket and carpets। कुछ जो हमारी लॉन्ड्रीज होती हैं वो इस हिसाब से भी अलग अलग सेक्शन बना सकती हैं। जैसे मान लो कहीं पे क्या किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे कपड़े धुले जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो सकते हैं, जैसे हमारे उलन हो गए, सिल्क हो गए, सिंथेटिक हो गए। वहीं दूसरी तरफ उनका एक और सेक्शन होता है जहाँ पे वो भारी कपड़ों को धोते हैं, जैसे बेडशीट हो गई, कारपेट हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए। ठीक है। सम लॉन्ड्रीज ऑल्सो हैव अरेंजमेंट्स फॉर डाइंग एंड स्पेशल फिनिशेस लाइक जरी पॉलिशिंग। अब देखो, कुछ लॉन्ड्रीज ऐसी भी होती है जहाँ पे क्या की जाती है, डाइंग की जाती है। जो स्पेशल कपड़े होते हैं, जैसे आपके जरी वर्क वाले जो कपड़े होते हैं, उनकी डाइंग की जाती है। तो कुछ लॉन्ड्री इसके लिए भी खोली गई होती हैं। मोस्ट लॉन्ड्रीज वुड हैव यूनिट्स फॉर इंस्पेक्शन, सॉर्टिंग आउट ऑफ मटेरियल्स एंड टेकिंग केयर ऑफ प्री ट्रीटमेंट्स लाइक मेंडिंग, रिपेयरिंग एंड स्टेन रिमूवल। कुछ जो लॉन्ड्रीज होती हैं वो इसलिए भी होती हैं कि वो कपड़ों की देख रेख करती हैं। अगर कपड़ों में मान लो कोई खराबी आ गई, हल्का सा फट गया कपड़ा, तो उसकी मरम्मत भी करती हैं, और अगर उन पे कोई दाग लग गया तो दाग छुड़ाने के लिए भी वो लॉन्ड्रीज होती हैं। तो डिफरेंट टाइप की लॉन्ड्रीज हो सकती हैं, अलग अलग सेक्शंस में लॉन्ड्री को बांटा जा सकता है। ठीक है।
दीज लॉन्ड्रीज हैव बिगर इक्विपमेंट एंड इन लार्जर नंबर्स। तो ये जो लॉन्ड्रीज है इनमें बड़े बड़े इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और भारी मात्रा में इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब जितनी बड़ी लॉन्ड्री होगी उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। द वॉशिंग मशीन्स हैव द कैपेसिटी टू हैंडल 100 kg और मोर ऑफ लोड इन वन साइकिल एज अगेंस्ट 5 to 10 kgs इन डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन्स। तो जो वॉशिंग मशीन यूज़ होती है इन लॉन्ड्रीज़ में उसकी कैपेसिटी 100 kg होनी चाहिए, यानी एक बार में उसमें 100 kg तक के कपड़े डाले जा सके। इसके अलावा जो हमारे घर पे वॉशिंग मशीन होती है उसका जो कैपेसिटी होता है वो कितना होता है, 5 to 10 kg होता है। दे हैव सेपरेट मशीन्स और ड्राई क्लीनिंग। यहाँ पे अलग अलग मशीन्स हो सकती हैं, धुलाई के लिए अलग मशीन, ड्राई क्लीनिंग के लिए अलग मशीन। अदर इक्विपमेंट्स इंक्लूड हाइड्रो एक्सट्रैक्टर्स, ड्रायर्स, फ्लैट बेड आयरनिंग एंड प्रेसिंग इक्विपमेंट, रोलर आयरनिंग एंड calendering machines, folding and packaging tables and trolleys to carry material from one place to another। अब यहाँ पे जो हाइड्रो एक्सट्रैक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे पानी को अच्छे से निकाला जा सके, ड्रायर होते हैं, आयरनिंग के लिए इक्विपमेंट होते हैं कि कैसे आयरनिंग करनी है, और उसके बाद यहाँ पे फोल्डिंग होती है, पैकेजिंग टेबल्स होते हैं जहाँ पे पैक किया जाता है, हमारे जो अपैरल हैं उनको अच्छे से फोल्ड किया जाता है। ट्रॉलीज़ होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक मटेरियल्स को पहुंचाती हैं। द कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैव अ सिस्टम ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड। जो ये कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट होती हैं यानी कि जो ऐसी संस्थाएं होती हैं जो व्यापार करने की उद्देश्य से खोली गई रहती हैं, वहाँ पे एक सिस्टम होता है कि वहाँ पे वो लोग रिकॉर्ड भी रखते हैं। व्हेन द आर्टिकल इज़ रिसीव्ड इट इज़ चेक्ड एंड एनी डैमेज और स्पेशल केयर रिक्वायरमेंट इज़ रिकॉर्डेड। जब आर्टिकल वो लोग लेते हैं तो उसको अच्छे से चेक करते हैं, उसके डैमेज को देखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको लिखा जाता है। The customer is given an invoice for the kind and number of articles received and the date of delivery। तो जो कस्टमर होते हैं उनको एक पर्ची दे दी जाती है, उस पर लिखा रहता है कि कितने आर्टिकल्स हैं, मतलब कितने कपड़े आपने दिए हैं और क्या डिलीवरी डेट है, किस डेट को आप आके यहाँ से कपड़े ले जा सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर कोई और भी ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा टाइप का कुछ रहता है। सिस्टम ऑफ कोड, टैग, मैचिंग एंड इनवॉइस हेल्प टू आइडेंटिफाई द आइटम्स टू ईच कस्टमर्स और इनवॉइस। अब जो ये जो कोड होता है, ये लोग क्या करते हैं, एक कोड लगा देते हैं जिससे ये लोग पहचान पाते हैं कि किस कस्टमर का कपड़ा कौन सा है, और फिर कस्टमर जब आता है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशंस। लार्ज इंस्टीट्यूशंस दैट रिक्वायर अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ क्लीन लिनन, वर्किंग क्लोथिंग or uniform like hospitals, prisons and hotels will usually have their own laundry department। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे लगातार साफ़ सुथरे कपड़े की ज़रूरत होती है, जैसे वहाँ पे यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है, साफ़ कपड़ों की ज़रूरत होती है। कहाँ क्या कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये, जैसे हॉस्पिटल हो गया, प्रिजन हो गया, होटल हो गया। तो इन जगहों पे इन इंस्टीट्यूशंस की खुद की लॉन्ड्री होती है, ठीक है। The organized collection, laundering and timely delivery of processed material is essential to the operation of the institution। देखो किसी भी इंस्टीट्यूशन को अच्छे से चलाने के लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि इनके पास एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री सिस्टम हो जहाँ पे ये टाइम से कपड़े कलेक्ट कर पाएँ, ठीक है। There are two types of institution which have in-house laundry and maintenance step-ups within their organization। तो यहाँ पे दो टाइप की इंस्टीट्यूशंस होती हैं जहाँ पे उन इंस्टीट्यूशन के अंदर ही लॉन्ड्री होती है, ठीक है। दीज आर होटल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे ये एक होटल हो गया, एक हॉस्पिटल हो गया। बोथ हैव अ लार्ज क्वांटम ऑफ बेड लिनन एंड
Other rooms furnishing requirements as also staff uniform and accessories such as apparel, caps, headdresses and mask. देखो ये जो दो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि साफ़ सुथरे कपड़े यूज़ किए जाएं। कौन कौन से? होटल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे भी देखते हो, होटल में भी बेड्स होते हैं, हॉस्पिटल में भी बेड्स होते हैं, और होटल में भी बहुत सारे कपड़े यूज़ किए जाते हैं, जैसे अपैरन हो गया, कैप्स हो गया, हेड ड्रेसेस हो गई। उसी तरह हॉस्पिटल में भी ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा ही ज़रूरत होती है कि इनका खुद का लॉन्ड्री सिस्टम हो। द हॉस्पिटल लॉन्ड्री टेक्स केयर ऑफ हाइजीन, क्लीनलीनेस एंड डिसइंफेक्शन। हॉस्पिटल्स में साफ़ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाउएवर अ नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैव स्टार्टेड यूजिंग डिस्पोजेबल वेयर देयर इज़ अ थ्रेट ऑफ इन्फेक्शन विच आर देन डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग। हालांकि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जो डिस्पोजेबल चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे उनका मास्क डिस्पोजेबल होता है, उनके जो अपैरन वगैरह होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, ताकि जब भी उनको लगे कि इन्फेक्शन का खतरा है वो उस डिस्पोजेबल चीज़ को यूज़ करे, डिस्पोजेबल कपड़े को यूज़ करे और उसके बाद उसको जला दे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स इन हॉस्पिटल आर ऑफ कॉटन एंड डाइड विथ डाइज विच हैव एक्सीलेंट वॉश फास्टनेस। देखो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के जो कपड़े होते हैं वो कॉटन के बने होते हैं, और कॉटन के कपड़े जब धुले जाते हैं तो वो आसानी से जल्दी सूख जाते हैं। ओनली द ब्लैंकेट्स आर वुलन। द डेली लॉन्ड्री दस एम्फोसाइज मेनली ऑन क्लीनिंगनेस ऑफ कॉटन मटेरियल। सिर्फ वहाँ पे जो ब्लैंकेट्स होते हैं वही उलन होते हैं, इसीलिए जो डेली लॉन्ड्री में कपड़े आते हैं उनके पास वो ज़्यादातर कॉटन मटेरियल के होते हैं जिनको धुलना और सुखाना आसान होता है। Here too the stubborn stains may not be taken notice of and finishing like starching and whitening is not included. यहाँ पे भी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी तो दाग लग जाते हैं कपड़ों पे, लेकिन उनको इतना ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता कि एक एक दाग को छुड़ाया जा सके। तो कुछ दागों को छोड़ दिया जाता है, उनकी ज़्यादा वाइटनिंग नहीं की जाती, उनको स्टार्च उनमें नहीं दिया जाता। ठीक है। और हो सकता है अगर ज़्यादा दाग धब्बे लगे हों तो उनको साफ़ भी किया जाए, लेकिन दाग को साफ़ करना उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नहीं होता। और इसके साथ साथ आयरनिंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि हर बेडशीट को आयरन किया जाए। ठीक है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा रिपेयर की ज़रूरत है तब जाके रिपेयर किया जाता है, अदरवाइज़ थोड़ा मोड़ा अगर डिफेक्ट है किसी भी चादर में, किसी भी कर्टन में, तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसको उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर वहाँ पे हॉस्पिटल चाहता है, वहाँ की लॉन्ड्री चाहती है कि साफ़ सफाई की जाए, मेंडिंग की जाए, रिपेयरमेंट की जाए, तो वो करते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर फॉर होटल्स एंड रेस्टोरेंट, एस्थेटिक्स एंड फाइनल फिनिश ऑफ द आर्टिकल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन जब हम होटल्स और रेस्टोरेंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे साफ़ सफाई को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि साफ़ सफाई को ध्यान रखा जाए, और यहाँ पे हाइजीन से ज़्यादा लुक को ध्यान दिया जाता है। ठीक है। कि कपड़ा देखने में कैसा लग रहा है, देखने में उस पर कोई दाग धब्बा तो नहीं है, वो कहीं से फटा तो नहीं है, यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। As compared to hospitals, the article here may be of different fiber content. हॉस्पिटल्स की अपेक्षा यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो कपड़े यूज़ किए जा रहे हैं, हो सकता है वो डिफरेंट फाइबर्स के बने हों। फाइनल फिनिशिंग ऑफ लॉन्ड्रेड गुड्स, स्टार्चिंग, आयरनिंग, प्रेसिंग एंड करेक्ट एंड परफेक्ट फोल्डिंग आर एम्फोसाइज्ड। यहाँ पे कपड़े की धुलाई करते समय वहाँ पे उसको स्टार्चिंग करना, उसकी आयरनिंग करना, अच्छे से उसकी मेंडिंग करना, फोल्ड करना, इन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ हाइजीन पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, ना कि उसकी आयरनिंग पे, फोल्डिंग पे ज़ोर दिया जाता है। They also have to care of guest personal laundry when required.
अब हॉस्पिटल्स में जो गेस्ट आते हैं उनकी पर्सनल लॉन्ड्री का भी ख्याल रखना पड़ता है. एज मैंशनड अर्लियर, द स्मॉलर होटल्स मे हैव लिंक अप्स द कमर्शियल लॉन्ड्रीज फ्रॉम आउटसाइड. ऊपर अभी आपने पढ़ा था कि जो छोटे होटल्स होते हैं वो बाहर जो कमर्शियल लॉन्ड्रीज होती हैं उनसे लिंक में रहते हैं और वहाँ पे वो अपने कपड़े भेजते हैं. इसके बाद है प्रोसेस ऑफ लॉन्ड्री फंक्शनिंग इन हॉस्पिटल्स. जो हॉस्पिटल्स में लॉन्ड्री होती है वो कैसे काम करती है. तो सबसे पहले है कलेक्शन फ्रॉम एमरजेंसी, मेन ओटी, ओपीडी, वेरियस स्पेशलाइज्ड सेंटर्स एंड वार्ड्स. सभी जगहों से जितने भी सेंटर्स और वार्ड्स हैं हॉस्पिटल में, चाहे वो एमरजेंसी सेंटर हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, ओपीडी हो गया, सब जगह से कपड़ों को इकट्ठा किया जाता है. ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लिनन बैंक और डायरेक्टली फ्रॉम हॉस्पिटल टू लॉन्ड्री प्लांट. हॉस्पिटल से लॉन्ड्री प्लांट की तरफ कपड़ों को भेजा जाता है, उनको ले जाया जाता है. ठीक है. उसके बाद है अनलोडिंग डर्टी लिनन एंड सॉर्टिंग. जो गंदे कपड़े होते हैं उनको हटाया जाता है और उनको अलग करके रखा जाता है. देखो जैसे बेड लिनन हो गए, इनको अलग रखा जाता है. बेड लिनन में भी कुछ बहुत गंदे हो सकते हैं, कुछ थोड़े मोड़े गंदे हो सकते हैं. देखो कुछ माइल्डली सॉइल्ड हो सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गंदे हो सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है पेशेंट ड्रेसेस को अलग रखा जाता है, डॉक्टर्स की ड्रेसेस को अलग रखा जाता है, ब्लैंकेट्स को अलग रखा जाता है. ठीक है. फिर है वॉशिंग इज डन इन लार्ज वॉशिंग मशीन्स विच हैव अ कैपेसिटी ऑफ 100 kg पर लोड. मैंने पहले ही बताया था कि ऐसी जगहों पे जो बड़ी वॉशिंग मशीन्स की यूज़ की जाती है उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, 100 kg. तो यहाँ पे भी वही बात की गई है कि एक बार में 100 kg लोड उन वॉशिंग मशीन में दिया जाता है. उसके बाद है हाइड्रो एक्सट्रैक्शन. हाइड्रो एक्सट्रैक्टर्स वर्क इन centrifugal motion which gets rid of 60 to 70% moisture. अब यहाँ पे हाइड्रो एक्सट्रैक्शन होता है जहाँ पे कपड़ों से लगभग 60 to 70% पानी निकाल दिया जाता है. उसके बाद ड्राइंग की जाती है, फिर प्रेसिंग की जाती है, उनको फोल्ड किया जाता है, फिर मेंडिंग एंड सिग्रीगेशन ऑफ कंडेम्ड आर्टिकल. अगर कोई भी आर्टिकल जो ज़्यादा ख़राब हो गया है उसको थोड़ा सा रिपेयर किया जाता है. फिर है पैकिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन. उसको पहले पैक किया जाता है, फिर उसको वापस हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाता है. The quantum of work, especially for bed linen, is much larger for hospitals as compared to hotels. देखो होटल की अपेक्षा हॉस्पिटल्स में जो चादर होती हैं, जो बेड लिनन्स होते हैं, जो बेड से रिलेटेड कपड़े होते हैं, उनका लोड ज़्यादा होता है क्योंकि हॉस्पिटल में साफ़ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है. लगभग रोज़ रोज़ नहीं तो एक एक दिन का गैप करके वो बेडशीट को चेंज करते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाता है, जबकि होटल्स में ये चीज़ें नहीं होती हैं. द बिग होटल्स मे हैव अप टू 400 to 500 रूम्स. जो बड़े होटल्स होते हैं वहाँ पे 400 से 500 रूम हो सकते हैं. The larger hospitals may have to take care of 1800 to 2000 बेड्स और इवन मोर. लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे कितने बेड्स हो सकते हैं, 1800 से लेके 2000 तक बेड्स हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं. ऑफ दीज शीट्स in operation theater, maternity ward and labor room may require 5 or more changes per day. और ये जो बेड्स होते हैं इनकी जो चादर होती हैं वो क्या होती है, बहुत जल्दी जल्दी बदलनी पड़ती हैं. जैसे ऑपरेशन थिएटर हो गया, मैटरनिटी वार्ड हो गया. मैटरनिटी वार्ड यहाँ जहाँ पे बच्चों का जन्म होता है, लेबर रूम, यहाँ की जो बेडशीट होती हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है. दिन में लगभग 5 बार या उससे ज़्यादा भी हो सकता है कि चादर को बदलना पड़े. लिनन रिक्वायरमेंट इन स्टॉक इज़ अ मिनिमम ऑफ 6 सेट पर बेड. तो वहाँ पे हर बेड के लिए कम से कम 6 बेडशीट्स की ज़रूरत होती है. ईच सेट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ बेडशीट, ड्रॉ शीट एंड अ पिलो स्लिप. अब जो हर सेट होता है, हर लिनन सेट होता है, उसमें एक बेडशीट होती है, एक ड्रॉ शीट होती है और एक पिलो स्लिप होता है. द ब्लैंकेट्स आर नॉट चेंज्ड डेली अनलेस सॉइल्ड.
जो ब्लैंकेट्स होती हैं उनको डेली चेंज नहीं किया जाता जब तक कि वो गंदे ना हो जाए। अपार्ट फ्रॉम लिनन फॉर पेशेंट्स बेड, the other articles to be laundered are dress, gowns, kurta, pajamas, etc. for patients, dress, coats, gown, kurta, pajamas for doctors. That is generally a different color from dress for patient and may be of terracotta material and some general material like tablecloth और curtains। और देखो, बेड लिनन के अलावा और भी बहुत सारे कपड़े होते हैं जिनको धुला जाता है। जैसे पेशेंट की ड्रेस हो गई, पेशेंट की ड्रेस भी हो सकती है, गाउन हो सकता है, कुर्ता हो सकता है, पैजामा हो सकता है। उसी तरह डॉक्टर की भी ड्रेस हो सकती है, गाउन हो सकता है, कुर्ता हो सकता है, पैजामा हो सकता है। इनको भी धोने की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ हॉस्पिटल में जो कर्टन्स लगे होते हैं, टेबल क्लॉथ्स होते हैं, उनको भी धुला जाना ज़रूरी है। As in the case of commercial laundries, there is a system of keeping record for collection and disbursement of material to each department। अब देखो, कमर्शियल लॉन्ड्री में बताया गया है कि रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि अच्छे से क्या किया जाए, कपड़े को कलेक्ट किया जाए और उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, एन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखो यहाँ पे कि कैसे क्या होता है कि जैसे मान लो किसी हॉस्पिटल से कपड़ा आया है तो सबसे पहले उस हॉस्पिटल का नाम लिख दिया गया। ठीक है, कौन सी रिसिप्ट का नंबर क्या है, कहाँ से रिसीव हुआ है, किस डेट को रिसीव हुआ है, किस टाइम को रिसीव हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, बेडशीट हैं तो कितनी हैं, ड्रॉ शीट्स कितनी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, ऐसे पूरी स्लिप बनती है। फिर है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है, कपड़ों की केयर एंड मेंटेनेंस की फील्ड में, यानी कि लॉन्ड्री की फील्ड में करियर बनाना है, तो आपके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये यहाँ पे दिया गया है। द फील्ड ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक इज़ अ टेक्निकल फील्ड। द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स आर, ये एक टेक्निकल फील्ड है और यहाँ पे जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताई गई हैं। नॉलेज ऑफ द मटेरियल, इट्स फाइबर कंटेंट, yarn and fabric production technique, and the color and finishes applied in terms of the effect of care required। देखो, मटेरियल की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कपड़े में कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, कौन सा फाइबर यूज़ किया गया है, किस तरह के यार्न्स का यूज़ किया गया है, फैब्रिक कैसे बना है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कलर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें अगर पता होगी तभी उसी हिसाब से आप उसको केयर कर पाओगे, उस कपड़े की, उसको मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, और उसकी लॉन्ड्री कर पाओगे। फिर है नॉलेज ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। केयर और मेंटेनेंस में जो जो प्रोसेस होता है वो सारे प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। फिर है नॉलेज ऑफ द केमिकल्स एंड अदर रीएजेंट्स यूज इन द प्रोसेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द फैब्रिक। केमिकल्स के बारे में पता होना चाहिए और जो अदर चीज़ें यूज़ होती हैं साफ़ सफाई के लिए, केयर और मेंटेनेंस के लिए, उनका भी ज्ञान होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि अगर इस केमिकल का यूज़ किया जाएगा तो कपड़े पे इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है वर्किंग नॉलेज ऑफ द मशीनरी रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स फंक्शनिंग। मशीन पे काम करना आना चाहिए, मशीन चलाना आना चाहिए। ठीक है, फिर है जनरली लॉन्ड्री मैनेजमेंट कोर्स आर शॉर्ट टर्म्स प्रोग्राम्स विच ऑफर कोचिंग, जॉब प्लेसमेंट, असिस्टेंस टू स्टार्ट बिजनेस, practical training with stipend and high-tech laundry, job opportunities in airways, ships, railways, hotels and high-tech hospitals। देखो, जो लॉन्ड्री मैनेजमेंट कोर्स होता है ये लगभग छोटा प्रोग्राम होता है, बहुत लंबा कोर्स, बहुत बड़ा कोर्स नहीं होता, छोटे टाइम का कोर्स होता है। और फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे कोचिंग भी दी जाती है, असिस्टेंस भी आपको मिलती है, आपको बताया जाता है कि कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है
ट्रेनिंग की सहायता से आप क्या कर सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज में काम कर सकते हो। आपको जॉब मिल सकती है एयरवेज में, शिप्स में, रेलवेज में, होटल्स में और हाई टेक हॉस्पिटल्स में, मतलब इन हॉस्पिटल्स की, होटल्स की लॉन्ड्री में, ठीक है। However, since each setup may have different type of equipment and different requirements, a practical training or internship would be required. देखो, हालांकि हर जो सेटअप होता है उसमें अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं और वहाँ पे अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, तो उस हिसाब से ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन इन टेक्सटाइल साइंस, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, फैब्रिक एंड अपैरल वुड बी एक्सट्रीमली यूजफुल। अगर आपके पास टेक्सटाइल साइंस की, टेक्सटाइल केमिस्ट्री की और फैब्रिक एंड अपैरल की क्वालिफिकेशन है, इससे रिलेटेड कोई डिग्री है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है आपके लिए। These courses are offered as specialization for the graduate degree by several institutions throughout the country that offer home science. तो ये जो कोर्सेस हैं, ये आप कैसे कर सकते हो, आप ग्रेजुएट डिग्री ले सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे होम साइंस में आपको ग्रेजुएट डिग्री दी जाती है। तो अगर होम साइंस में आप ग्रेजुएट डिग्री ले रहे हो तो वहाँ पे आपको टेक्सटाइल साइंस, टेक्सटाइल केमिस्ट्री और ये सब के बारे में भी बता ही दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है स्कोप, कि अगर आपके पास क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं और आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आपके लिए स्कोप क्या क्या है इस फील्ड में। दिस इज़ एन एरिया वेयर पर्सन्स with specializations in textile and clothing, fabric and apparel can venture into entrepreneurial activities. अगर ये इस एरिया में आपके पास कपड़े के बारे में नॉलेज है, आपके पास फैब्रिक एंड अपैरल के बारे में नॉलेज है, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो। These services provide much needed help and support for the end users in metropolitan area, especially where women are working outside the home. ये जो सर्विसेज होती हैं ना, ये सपोर्ट का काम करती हैं, कहाँ पे, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में, जहाँ पे जो वुमेन हैं वो बाहर काम करती हैं। देयर मे ऑल्सो बी a large number of nursing homes, small hospitals, day care centers, etc. और जब आप मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ की बात करते हो तो वहाँ पे आपको भारी मात्रा में नर्सिंग होम्स मिलेंगे, छोटे हॉस्पिटल्स मिलेंगे, डे केयर सेंटर्स मिलेंगे, जहाँ पे लॉन्ड्री की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। One may also choose to work in high-tech laundry of railways, airways, shipping lines, hotels and hospitals, institutions and organizations that have in-house program for care and maintenance of fabric and textile. अगर किसी आपके पास अच्छी खासी डिग्री है इस फील्ड में, तो आप हाईटेक लॉन्ड्रीज़ में भी जा सकते हो, जैसे रेलवे की हाईटेक लॉन्ड्रीज़ हो गई, एयरवेज की, शिपिंग की। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इन जगह पे जब आप जाओगे तो आपके लिए ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं, आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि इनका खुद का लॉन्ड्री सिस्टम होता है, ठीक है। जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, इनका भी खुद का लॉन्ड्री सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आपको कई जगह दौड़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आपको परमानेंट जॉब भी मिल सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको सारा चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।